से आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि योगेश वर्मा 20-20 गाड़ियों से चलता है, 40-40, 50-50 सिक्योरिटी लेके चलता है। ये आम लोगों में धारणा है, परसेप्शन है विरोधी। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये खून में होता है। देखिए, विधायक और एमपी कोई भी बन जाता है, लेकिन नेता बनना बड़ी बात है। नेता वो होता है जो लोगों के दिलों में अपना घर बनाता हो। लेकिन योगेश वर्मा के बस की ड्रामा करना नहीं है। योगेश वर्मा जहाँ चैलेंज करेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, क्या कैसे भी जाए। वहीं सिवाल खास क्षेत्र के प्रधान भी मेरे साथ थे और मेरे साथ काफ़ी लोग थे। पुलिस ने हमें रोक लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गांव में अंदर गया और मैंने जाके बात की। और बात करने के बाद में उन लोगों को सबको समझाया कि हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। ये गलत हुआ है। ये जो लाठीचार्ज हुआ है, जो थप्पड़बाजी हुई है, ये कप्तान साहब को नहीं करना चाहिए था। कभी आपने कहा कि अखिलेश जी जो हैं दलित हितैषी हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनके नेतृत्व को आप देखते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव? 2027 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरठ की जनता जानना चाह रही है कि हस्तिनापुर विधानसभा में आपकी क्या तैयारी है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? सर, आपकी पत्नी सुनीता वर्मा जी मेयर रही नगर निगम की। ऐसी बड़ी 3 उपलब्धियां जो कई वर्षों तक याद रखी जाएंगी आप? सबसे पहले तो हम आपको बता दें, राम मंदिर पे जो चंदा चोरी प्रकरण, आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? जो भगवान को नहीं छोड़ रहे वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। मैंने अपने क्षेत्र हस्तिनापुर क्षेत्र के लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमें आदेश करेंगे, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी आपने कहा कि मैं हस्तिनापुर की जनता के दिलों में हूँ। 2007 में आप चुनाव जीते। क्या वजह रही कि पिछला चुनाव जो है हार गए हस्तिनापुर से? हस्तिनापुर की जनता है, मेरठ की जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहता हूँ कि इस भाजपा को हटाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष गुप्ता। फेडरल भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के बाद, पुलिस की कार्रवाई के बाद, जिस तरीके से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे है, उसके बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हस्तिनापुर के पूर्व विधायक और दलितों के नेता श्री योगेश वर्मा जी। आइए आज हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक सफ़र पर, उनके पूरे जीवन पर, 2 अप्रैल के आंदोलन पर जिसमें वो जेल गए थे और उन पर रासुका लगी थी। आइए बातचीत करते हैं योगेश वर्मा जी से। योगेश वर्मा जी, फेडरल भारत पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मैं भी आपके चैनल को, फेडरल भारत को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। इसके लिए मैं आपके दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका सर। सर, राजनीति में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, और ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में जो है, हमारे फादर राजनीतिक थे और जो प्रेरणा हमें मिली है, हमें अपने फादर से मिली है, क्योंकि वो जनता की सेवा करते थे। और हमारा गांव वहीं पास में पड़ता है, मेरठ में जो है, और हमारे फादर कांग्रेस की राजनीति करते थे। तो वो जिस तरीके की मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, वो हमें अच्छा लगा, उससे प्रेरणा मिली और हमने अपने फादर के बताए हुए रास्तों पे, और प्रेरणा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया, उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर जिन्होंने हमें आज इस स्टेज तक पहुंचाया है, उनको संघर्ष को पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिली कि हम राजनीति में आए, लोगों की सेवा करें। पहले जो आपकी जो छवि है, एक बहुत पहले नहीं थी, दबंग प्रवृत्ति की है। और आप जिस तरीके से, आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि योगेश वर्मा 20-20 गाड़ियों से चलता है, 40-40, 50-50 सिक्योरिटी लेके चलता है। ये आम लोगों में धारणा है, परसेप्शन है विरोधियों। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये खून में होता है। बहुत सारे नेता मेरी हिरस करते हैं, बहुत सारे विधायक मेरी हिरस करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बन सकता जो वो हैं, और जो मैं हूँ वो नहीं बन सकते। इसलिए चलना फिरना जाना, जो हमारे समाज को, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं और जिन पे अत्याचार और जुल्म हुआ है, वो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं जी। और मैं उनके अनुरूप चलता हूँ। तो मतलब मेरा कहना ये था
कि हम जो है जो चलना है हमारा, गाड़ियों से चलना, ये हमें हमारे समाज ने दी हुई है और समाज इस बात को पसंद करता है और ये मेरे खून में है। और जो दबंगता की बात करते हैं, ये जो इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं वो नहीं बन सकता जो वो हैं, मैं नहीं बन, मतलब योगेश वर्मा नहीं बन सकते वो। सर 2007 में आप हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक बने प्रथम बार, तो इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो जीत जो है, मैंने बोला ना, बाबा साहब की प्रेरणा लेके, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के, अपने लोगों में, गरीब लोगों में, जो मजलूम लोग हैं, और सर्व समाज में 36 की 36 बिरादरियों में हमने मेहनत की है और गली गली घूमे हैं, लोगों में चाहत पैदा की है अपने प्रति। देखिए, विधायक और एमपी कोई भी बन जाता है, लेकिन नेता बनना बड़ी बात है। जी। नेता वो होता है जो लोगों के दिलों में अपना घर बनाता हो। विधायक एमपी कोई भी बन जाता है। मैंने अपने क्षेत्र, हस्तिनापुर क्षेत्र के लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ है, इसलिए हम 2007 में अच्छी वोटों से जीते। 2012 में भी हम निर्दलीय टाइप में चुनाव लड़े, तब हमें जीतने पे वोट मिली थी 34,000 हमें वोट मिली थी, और जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े जब 42,000 वोट मिली, उसके बाद 67,000 वोट मिली। पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे उसमें। हाँ, पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, 42,000 वोट मिली थी। सेकंड नंबर पर रहे थे, 3,000 साढ़े 3,000 वोटों से हम तो चुनाव क्या हारे। वजह रही कि 2012 वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आपका टिकट काटा? टिकट बहुत लोगों के कटे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काटा है, वो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, और बहन जी के कान भरने वाली बात होती है, तो कोऑर्डिनेटरों ने उल्टी सीधी बातें की। एक मेरा दोस्त था संजय गुजर, वो एक बहुत बड़ा प्रकरण था, और इसलिए उन्होंने जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और उन लोगों ने मिसगाइड करके, जिसमें अभी जो असपा से डीआईजी साहब थे, उनकी बड़ी भूमिका रही है, फिर मेरा टिकट कट गया। उसके बाद जो है बहुत सारे बवाल हुए 2011 में। अभी आपने डीआईजी साहब प्रेम प्रकाश जी का जिक्र किया, तो जब आपका टिकट कटा था तो डीआईजी थे और दलितों पे लाठीचार्ज भी उन्हीं के आदेश पे हुआ था। प्रेम प्रकाश जी के आदेश पे वो लाठीचार्ज हुआ था। अभी वो एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी में, उसमें वो शामिल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि वो हस्तिनापुर या मेरठ दक्षिण विधानसभा से चुनाव में आ सकते हैं। तो ये तो मुझे मालूम नहीं है कि वे चुनाव में आएंगे, चुनाव में नहीं आएंगे। वो अभी पार्टी ज्वाइन की, अभी कुछ दिन पहले भाजपा में भी थे वो, तो इसका तो मुझे पता नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और रही बात 2011 की, तब वो डीआईजी थे वहाँ पे, और बीपी सिंह अशोक जी वहाँ पे एसएसपी सिटी थे। तब बहुत बड़ी घटना हुई थी, और उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था, अब ये तो कहा नहीं जा सकता प्रेम प्रकाश जी ने कराया, नहीं, उस टाइम में डीआईजी साहब ने कराया। मैं इसलिए क्योंकि उस टाइम में मेरठ में दैनिक जागरण में था और मैंने देखा था कि आप वहाँ नहीं थे, लेकिन आपकी जो पत्नी जो मेयर भी रही हैं सुनीता वर्मा जी, उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर का इंचोली एक जगह पड़ती है आपके यहाँ, इंचोली से लेकर और मवाना तक का वो 10 किलोमीटर का प्रदर्शन था, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगा दी गई थी। तो क्या वो एक लाठीचार्ज और उसके बाद जिस तरीके से आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता के रूप में आप उभरे, एक 2 अप्रैल का आंदोलन जो 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन हुआ, आप पे रासुका लगी, और एक 2 प्रकरण जो मुझे याद है, एक लाठीचार्ज का वो प्रकरण जब डीआईजी प्रेम प्रकाश थे, तो क्या ये 2 वजह आप मानते हैं कि जिसकी वजह से आज दलित जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको बहुत प्रेम करता है? देखिए, जो 2011 का प्रकरण है, उसने मेरी राजनीति का, जो भी आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था दूसरे नंबर का, कि राजनीति का सफ़र वाली बात जो हुई थी, उसमें बहुत सारे मोड़ आ गए थे। मेरे पे मुकदमे दर्ज हुए, और जो दलितों की सरकार थी, दलितों की सरकार में दलितों पे लाठीचार्ज, और दलित वहाँ पे अधिकारी थे, उन लोगों के द्वारा वो जो बहुत, जैसे जलियांवाला बाग में होता है ना, हुआ था, घेर के मारे थे सब लोग। इस तरीके से मेरी पत्नी के साथ जा रहे थे, करीब 10-15 हज़ार लोग थे, दलित समाज के लोग थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था। और आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं। एक कार्यकर्ता जो हमारा
वहाँ विधानसभा अध्यक्ष था उस समय बसपा का, वो बेचारा जेल चला गया। उसके फादर को जब ये पता चला कि उसको जेल में डाल दिया तो उसके फादर को हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। बहुत दुख की बात थी। और इस घटना से पूरा ये घटना, यानी ये मान लीजिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की निंदा हुई थी जो 2011 में हुआ था। और उसमें जो टिकट मेरा कटा, मुझे पार्टी से निकाला, तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने वो चीज़ सही, वो जुल्म भी सहा, वो मुकदमे भी जो मेरे ऊपर लगाए गए, लेकिन उनमें कुछ नहीं हुआ। वो वहीं से ही जो FR लग गई, यानी कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन लोगों पे जो लाठियां बरसी थी उनका दुख है। खेतों में लोगों ने भाग भाग के अपनी जान बचाई थी, महिलाओं को पीटा गया था, मुकदमे दर्ज हुए थे। दलितों की सरकार में दलितों पे अत्याचार, ये बहुत बड़ी घटना उस समय हुई थी। और आज जो प्रेम प्रकाश जी हैं वो ठीक है, चिंतक हैं वो दलितों के या कुछ भी है, लेकिन देखिए जो अधिकारी होता है, आज जो SSP है, उन्होंने ये चांटा प्रकरण जो आया है, उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, लाठीचार्ज किया है, तो उस टाइम के SSP मेयर DIG में प्रेम प्रकाश जी में, और आज के SSP ने जो अब जो अत्याचार और जुल्म किया है, उनमें दोनों में अंतर कहाँ हुआ? तो पुलिस नाम की एक अलग बिरादरी है जो किसी पे रहम नहीं करती है, और गरीब तो हमेशा पिटता आया है, गरीब को तो हमेशा जो है दबाया गया है। आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है। उस समय मेरी पत्नी भी ज्ञापन देने जा रही थी, और आज के ये दलित भी ज्ञापन देने ही तो जा रहे थे DM साहब के यहाँ, और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। भाई कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा बंद कर देना तो फरियादी कहाँ जाएगा? ये किस कानून में लिखा है कि दरवाज़ा कलेक्ट्रेट का, जहाँ जज भी बैठते हों, जहाँ अधिकारी बैठते हो, जहाँ CDO बैठते हों, तो वहाँ का आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, वहाँ जनता नहीं जाएगी? तो गलत काम तो किया गया है ना। कायदे अनुसार मानवाधिकार, मतलब व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हुआ है ना, तो इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि 2011 में गलत हुआ था, और आज भी ये गलत हुआ है जो लाठीचार्ज हुआ है। आपने अभी कहा कि ललिता गौतम हत्याकांड में जो कार्रवाई भाजपा सरकार में हुई है, पुलिस ने की है, और 2011 में जो की है, दोनों गलत हैं। तो क्या आप देखते हैं कि अभी आपके स्तर से क्या प्रयास किए गए ललित गौतम हत्याकांड में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए? नहीं, मैं इसमें जो है, जब ये मई में जी, ये हत्या हुई थी, मई की हत्या हुई थी, और उसी समय मैं अगले दिन ही गांव में चला गया था। जी। और गांव में जाने के, जब मैं गांव में गया था अपनी पूरी टीम के साथ, वहीं सिवाल खास क्षेत्र के प्रधान भी मेरे साथ थे, और मेरे साथ काफ़ी लोग थे। पुलिस ने हमें रोक लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गांव में अंदर गया और मैंने जाके बात की। और बात करने के बाद में उन लोगों को सबको समझाया कि हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। और हम देखिए, ये भाजपा की सरकार है, इस प्रकरण में भी बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन गरीब की मदद होनी चाहिए। कौन लोग हैं वो जो राजनीति की रोटी? गरीब की मदद करनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जंगल की खामोशी देखकर ये ना समझ लेना कि जंगल में शेर नहीं है, और शेर कभी दहाड़ के शिकार नहीं किया करते। इस बात का ध्यान रखना। क्यों मैं ये कहने लगूं कि परसों मैं आऊँगा, दहाड़ के कहने लगूं मैं परसों गांव में पहुंचूंगा, मैं न्याय दिलाऊंगा? गांव में जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, मैं भी तो गया था जी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी मुझे, लेकिन मैं गांव में घर तक पहुंचा था उनको मैंने बुलाया, उनसे मैंने बात की जी। लेकिन योगेश वर्मा के बस की ड्रामा करना नहीं है। योगेश वर्मा जहाँ चैलेंज करेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, क्या कैसे भी जाए, ड्रामा करके कूद फांद मचा के दौड़ भाग करके, ऐसे नहीं। और दूसरी बात यह है, ये गलत हुआ है।
ये जो लाठीचार्ज हुआ है, जो थप्पड़बाजी हुई है, ये कप्तान साहब को नहीं करना चाहिए था। इसके लिए सरकार तो मेरे विचार से संज्ञान नहीं लेगी। सरकार के लोग तो पीठ थपथपा रहे हैं उनकी। जी, मानवाधिकार आयोग ने अभी संज्ञान लिया है इस पर। मानवत, देखिए मैं आपको अभी बहन जी का भी बयान आया था, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी कि इसमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, फिर वहाँ जाना चाहिए, फिर उधर जाना चाहिए। तो दलित समाज कहाँ कहाँ जाएगा? इतना पैसा है किसी के पास कि वो कोर्टों के चक्कर लगाता रहे? अब फिर दूसरी बात ये बताओ, क्या हाई कोर्ट, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हाई कोर्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खरीद रखी, हाई कोर्ट इन्होंने खरीद रखी, और जहाँ तक कि चुनाव आयोग इनके अंडर में है, तो कौन कहाँ मदद मिलेगी जो गरीब आदमी को? लेकिन आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने तो काफ़ी मदद की है पीड़ित परिवार की। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखो जब भी कोई दलितों पर अत्याचार और जुल्म होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मदद करते हैं, और उनकी आर्थिक मदद भी की है, और हम भी वहाँ गए थे, हम भी आर्थिक मदद, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आर्थिक मदद उनकी और भी होगी। मुकदमा जो लड़ रहे हैं, उनके मुकदमा किस तरीके से, किस कंडीशन में, किस स्टेज पे लड़ना चाहिए, किस तरीके से मदद होनी चाहिए, वो हर तरीके की मदद उनकी होगी। लेकिन राजनीति जो स्टंट था, ये आंदोलन हुआ था, आंदोलन जो भी आपने 2 अप्रैल की बात भी की है, आंदोलन 2 अप्रैल वाला भी था। जी बिल्कुल। और ये आंदोलन, ये जो ज्ञापन देने जा रहे थे, इसमें बात करनी चाहिए थी जिम्मेदार लोगों से। जी, क्या कप्तान की हिम्मत थी? अगर वहाँ जिम्मेदार लोग होते, चांटे बजा देते वो? क्या इसकी एक प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? हमें दुख है इस बात का कि दलित समाज को इन्होंने दौड़ाया। एक आंदोलन 2 अप्रैल का भी था जिससे पूरा देश हिला था। ये आंदोलन, इसमें जब कुछ लोग बैठ गए और बिना सलाह के, बिना बात करे, वो चलो मैसेज डाल दिया गया कि 8 तारीख को सब लोग इकट्ठा होंगे, कुछ लोग इकट्ठा होंगे और हम उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बार प्लानिंग करनी चाहिए थी, और प्लानिंग करने के बाद ये कहना चाहिए था कि ये महापंचायत होगी 8 तारीख को, और इस तरीके से उसकी एक रूपरेखा तैयार होती, तो फिर देखते हम। देखिए, ये सरकार जो भाजपा की है, ये लाठी डंडों की सरकार मान ली गई है। ये लोगों की आवाज़ को दबाती है। भारत के संविधान में वो आर्टिकल आप 19 को देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात को कहने का, बिल्कुल, अपनी मांग रखने का। बिल्कुल। किसी की आवाज़ को दबाना, किसी के हकों को लूटना, ये संविधान नहीं कहता है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से संविधान लिखा था, और संविधान की बदौलत हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं, संविधान के दायरे में रह के हम अपनी बात को रखते हैं। लेकिन गरीबों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, ये इनकी जो भाजपा सरकार की जो मंशा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 अप्रैल के आंदोलन में दौड़ा दौड़ा के इन्होंने मारे थे लोग। मेरे पे रासुका लगी थी, मैं 6 महीने जेल में रहा था, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन वो तो हाई कोर्ट मुझे याद है कि हाई कोर्ट ने वो स्टे आपको दे दिया। हाई कोर्ट में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अप्रैल के आंदोलन में पूरे देश में जो आतंक इन लोगों ने मचाया था, पुलिस ने, हमारे लोग बिल्कुल शांति से उस आंदोलन को लेकर चल रहे थे। SC/ST आयोग, SC/ST एक्ट में जो संशोधन इन्होंने किया था, उसके विरोध में सब तमाम दलित जो हैं सड़कों पे आए थे, और आने के बाद में उसमें भाजपा के लोग, RSS के लोग घुस गए, और उन्होंने तोड़ फोड़ की, उन्होंने आगजनी की, उन्होंने बसों को तोड़ा, उन्होंने लूटपाट मचाई, और पिटा कौन? गरीब, पिटे दलित। लेकिन उसका फायदा भी तो समाजवादी पार्टी को हुआ कि दलितों ने फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देके समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 37 सांसद यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, 2 अप्रैल के आंदोलन या जो भी दलितों पे अत्याचार और जुल्म, क्योंकि अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो दलितों की बात सुनते हैं। दलितों पे, अब मुझे आपको बता दूं, मुझे जनरल सीट पे उन्होंने टिकट दिया। जी बिल्कुल। मेरठ लोकसभा पे मेरी पत्नी को टिकट दिया, और
जनरल सीट पे दिया और हेलीकॉप्टर दिया कि मेरठ तक जाने के लिए, समय कम था। तो ये भी तो हमारे समाज पे बहुत बड़ा एहसान है राष्ट्राध्यक्ष जी का। वो दलितों के बारे में सोचते हैं, दलितों के उत्थान के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो 2 अप्रैल का आंदोलन था, 2 अप्रैल के आंदोलन में जो युवा लड़के थे, वो मेरे साथ 200-300 लड़के जेल में गए थे। जी। वो इतने नर्वस थे, इतने परेशान थे कि उनको, मतलब कुछ बच्चे तो आत्महत्या करने को तैयार थे और 13 युवा साथी, उसमें युवा लड़के मारे गए थे। वो किसने मारे थे? पुलिस ने मारे थे ना। जी। आंदोलन करना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई ऐसा आतंकवादी तो थे नहीं कि जो उन पे गोलियां बरसाई, इन्होंने गोलियां मारी। बताया जाता है कि जो आपके साथ जेल में 200 लोग थे, बहुत गरीब थे, जमानत के लिए भी पैसे नहीं थे और आपने उनकी जमानत कराई। सुनिए, मैं आपको बता दूं, जो जेल के अंदर थे उनको, अगर मैं वहाँ ना होता जेल में, को बिल्कुल टूट जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो नौकरी, अपने पढ़ाई कर रहे थे और उनको नौकरियों पे जाना था, उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो जेल चले गए, नर्वस थे, टूट गए। बहुत सारे ऐसे थे कि अगर वास्तविक बात ये थी कि अगर मैं वहाँ ना होता और मैं उनको अपने साथ उनके सीने से ना लगाता, तो शायद उनमें से बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते। पूरे देश में लाखों लोग बर्बाद किए इस भाजपा ने। आरएसएस के लोग घुस गए उसमें। वो नहीं चाहती दलित समाज इसमें आगे बढ़े। जो ये संविधान है ना बाबा साहब का, इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं लोग। जो पिछला चुनाव जो हुआ है, वो ये सच बात थी, जो हमारा एजेंडा था कि संविधान को खतरा है इन लोगों से, भाजपा से। और ये हकीकत बात है, ये मनु का संविधान लाना चाहते हैं, जो हम हरगिज़, यानी जब तक हम जिंदा हैं, वो ऐसा, मतलब हम ऐसा करने नहीं देंगे इनको, भाजपा वालों को। कभी आपने कहा कि अखिलेश जी जो है दलित हितैषी हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनके नेतृत्व को आप देखते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव? 2027 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित समाज बढ़ चढ़ कर उनको, क्या नाम है, वोट करेगा, पूरे प्रदेश में करेगा। भाजपा से तंग आ गए हैं ना सब लोग। भाजपा की जो ये लाठियां बरसा रहे हैं, बताओ किसको छोड़ा इन्होंने? इन्होंने वकीलों को इन्होंने मारा। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। कुछ गोदी मीडिया हैं इनके अंडर में जो काम करते हैं, लेकिन वकीलों को इन्होंने मारा, किसानों को इन्होंने मारा। किसान 1-1 साल 1.5 साल तक सड़कों पे पड़े रहे। व्यापारियों को इन्होंने मारा। कोई जीएसटी की मार से मरा है, कोई नोटबंदी की मार से मरा है। अब की बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी सब लोग जो हैं भाजपा को हटाने के लिए वोट करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देंगे अब की बार, और मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश का विकास ही तब होगा। आज जो राजनीति हो रही, दुश्मनी की हो रही है, रंजिश की हो रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सत्ता में हम भी रहे हैं, लेकिन दुश्मनी वाली राजनीति कभी किसी ने नहीं की है। आज अपनी बात करने का, बात कहने का अधिकार किसी को है ही नहीं। विपक्ष अपनी बात नहीं कह सकता। पहले कोई बात होती थी, डीएम साहब के पास जब सब जाते थे, कमिश्नर साहब के पास जब सब जाते थे। आज अगर ये बता दिया किसी निर्दोष, हमारे दलितों पे अत्याचार जुल्म सब जगह होता है। मुसलमानों को किस तरीके से मारते हैं आपको मालूम है इस बात का? छोटी सी बात पे दौड़ा लेते हैं। ओबीसी समाज में जो गरीब लोग हैं उनका अत्याचार, उन पे जुल्म हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जुल्म कब रुकेगा? ये जब रुकेगा जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रदेश के अंदर इस देश की सरकार बदलेगी। इस देश को आज़ाद कराना पड़ेगा इन भाजपा वालों से। ये पहले देश आज़ाद कराया था फिरंगियों से, और इन्होंने मुखबरी की थी। अगर ये ना होते, ये मुखबरी ना करते अंग्रेज़ों की, तो देश बहुत पहले आज़ाद हो जाता। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी आने वाली राजनीति पे, 2027 पे। मेरठ की जनता जानना चाह रही है कि हस्तिनापुर
विधानसभा में आपकी क्या तैयारी है, क्या कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि हस्तिनापुर क्षेत्र की जनता के दिलों में मैं राज करता हूँ। तैयारी तो मेरी हर समय रहती है। जब फौजी तैयार रहता ना लड़ने के लिए लड़ाई बॉर्डर पे, उसी तरीके से मैं भी हर समय तैयार रहता हूँ और पर डे क्षेत्र में जाता हूँ, हर समाज में रहता हूँ। हस्तिनापुर में अभी विकास नहीं हुआ है सही तरीके से। हस्तिनापुर की नींव जब रखी गई थी, जब जिस दिन चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी, उसी दिन हस्तिनापुर की नींव रखी गई थी। और चंडीगढ़ विकास के नाम पे आसमान छू रहा है, लेकिन हस्तिनापुर जीरो है। हस्तिनापुर को हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं। जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी, उनके समर्थक कह रहे हैं कि हस्तिनापुर से सांसद जी चुनाव लड़ेंगे। सांसद जी चुनाव लड़ेंगे हस्तिनापुर विधानसभा से। अच्छा, जी। तो कोई बात नहीं, लड़ सकते हैं भाई। उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी में हैं। अब वो उनकी पार्टी का अपना डिसीजन होगा, कोई बात नहीं, लड़ेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं उनके आने को, मतलब राजनीतिक से दृष्टिकोण से? मैंने बोला है कि मैं हस्तिनापुर क्षेत्र की जनता के दिलों में राज करता हूँ, दिलों में बसता हूँ। तो मेरा अपना अलग मामला है और मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। मैं वहाँ से विधायक रहा हूँ, वहाँ मुझे बच्चा बच्चा जानता है, वहाँ मेरी हर समाज में पकड़ है। इसलिए मैं हस्तिनापुर मेरे लिए, जैसे हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ाई हुई थी ना, जी जी, इसी तरीके से हस्तिनापुर मेरे लिए बहुत अहम भूमिका रखता है। सर मैं अभी आपकी पिछले 3-4 दिन की पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो आप काफ़ी हस्तिनापुर में सब लोग दुखों में और सुखों में शामिल हो रहे हैं, उसकी पोस्ट देख रहा था। तो आप जब विजिट करते हैं हस्तिनापुर में, तो कौन सी समस्याएं गाँव में सबसे ज़्यादा सामने आती हैं? देखिए, जब मैं विधायक था 2007 से 12 तक, तब मैंने गरीब लोगों में जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ इन्होंने काम रोक दिया कि यहाँ अब दबे कुचले लोग आ गए, यहाँ अब दलित समाज के लोग आ गए, यहाँ अब सैनी पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोग आ गए, वहाँ उन्होंने काम रोक दिया। जहाँ उन्होंने रोका वहाँ से मैंने स्टार्ट किया काम अपना। और 2007 से 12 के बाद जिन मोहल्लों में, जिन गलियों में मैंने काम कराया है, उसके बाद वहाँ 1 रुपया नहीं लगाया। हमारे क्षेत्र में इस समय भाजपा के विधायक और मंत्री हैं और 2 योजनाओं से वो हैं। मैं तो 36 बिरादरियों में काम करता था, लेकिन उन्होंने, उनके विकास निधि का ही नहीं पता कहाँ लग रहा है। वहाँ हस्तिनापुर के अंदर, हस्तिनापुर नगर पंचायत में उनकी बहन शायद वहाँ पे चेयरमैन है, और जो चेयरमैन हैं उन्होंने ऐसा अतिक्रमण वहाँ पे कर रखा है। चारों तरफ जो नगर पंचायत की ज़मीनें थी, चौड़ी चौड़ी रोड थी, वहाँ सब पे वो बनवा दिए हैं दुकानें। और जब ये चेंज होगा ना सब कुछ, जब सरकार बनेगी हमारी जी, और वहाँ हर चीज़ की जांच होगी, क्योंकि अब इस समय विकास नहीं हो रहा, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। गंगा के नाम पे, बांध के नाम पे, और तटबंध बन रहा है उसके नाम पे, वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की उगाही, अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट रही हैं। किसी के प्लॉट पे कब्जा हो रहा है, किसी की दुकान पे कब्जा हो रहा है, किसी के मकान पे कब्जा हो रहा है। इस तरीके का काम, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है हमारे देहात में जिसमें मंत्री जी का शेर ना हो। और जैसी आचार संहिता लगेगी, भगदड़ मच जाएगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव को लेकर आपका क्या विज़न है और ये जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? देखिए, हमने वहाँ, जब हम विधायक थे, हमने गंगा का पुल बनवाया था।
विजन का मतलब आपका कि हमारा क्या मकसद है। जी। हमारा मकसद है वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारा मकसद है। और विजन हमें वहाँ चंडीगढ़ की तर्ज पे विकास करना। हमने गंगा का पुल बनवाया वहाँ। गंगा में हर बार बाढ़ आती है, वहाँ किसानों को दिक्कत होती है। जी। उस बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना हमारा मकसद है, विजन है। खादर क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोलना लड़कियों के लिए, ये भी एक हमारा मकसद है। हस्तिनापुर क्षेत्र के अंदर युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ बहुत कोई बड़ा उद्योग लगवाने का जो सरकारी मतलब एक ये भी मेरा विज़न है कि बच्चों को वहाँ रोज़गार मिले, एक बहुत बड़ा मैदान खेल का स्टेडियम बने, ये भी मेरा मकसद है वहाँ पे। हस्तिनापुर में चंडीगढ़ की तर्ज पे विकास करना चाहते हैं, क्योंकि उसी दिन नींव रखी गई थी उसकी। अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग, क्योंकि आपकी पत्नी जो हैं वो मेयर रही हैं मेरठ से, तो आपको मेरठ दक्षिण विधानसभा से कुछ लोग सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से इस बार योगेश वर्मा को टिकट दिया जाए। तो क्या यदि अखिलेश जी आपको हस्तिनापुर से टिकट ना देके मेरठ दक्षिण विधानसभा से टिकट देते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए तो हापुड़ के लोग भी कह रहे हैं, मेरे लिए तो क्या नाम है खतौली के भी कह रहे हैं, मेरे लिए किठौर से भी कह रहे हैं, कई विधानसभाओं से मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से आ जाओ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमें आदेश करेंगे, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव को ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि पूरा प्रदेश देखेगा कि कोई चुनाव हो रहा है। सर, अभी पीछे आपने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे, कुछ आपने खंडन भी किया था उसका, अब्बा फैली थी कि बहुजन समाज पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। क्या प्रकरण था पूरा, ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे? ये हर चुनाव में होता है जी। जिस समय चुनाव आता है ना, तो मुझे इसी तरीके से कुछ लोग बदनाम करते हैं। कि क्या पूरा प्रकरण? प्रकरण कुछ नहीं है, मैं कहावत बता दूं एक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आप ये बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर पक्षी बाज होता है। बिल्कुल। और बाज जब अपनी उड़ान भरता है ना, तो उसकी पीठ पे कौवा ही बैठ जाता, कौवा, और उसकी गर्दन पे चोंच मारता है। लेकिन बाज उनकी परवाह नहीं करता है, वो उड़ता चला जाता है आसमान की तरफ को। और एक टाइम वो आता है, इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है वो कि हवा का जो ऑक्सीजन बंद हो जाती है, तो कौवा ऊपर से फड़फड़ा के नीचे गिर जाता है। मालूम है वो जवाब क्यों नहीं देता उसका? क्योंकि वो एनर्जी उसमें ख़त्म करना नहीं चाहता। इसी तरीके से जो आगे बढ़ता है, जो आगे चलता है, उसकी कमर पे बैठ के बहुत सारे लोग चोंच मारते हैं जी। अगर हम उनकी परवाह करेंगे तो हम अपनी उड़ान को रोक देंगे। इसलिए हमें आसमान तक उड़ना है और अपनी मंजिल जो हमने तय कर रखी है उस तक पहुंचना है। हमें किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है। आपके राजनीतिक सफ़र में आपकी पत्नी की भी काफ़ी भूमिका रही है। जब आप 2011 में भी उन्होंने जो लाठीचार्ज हुआ था उसका नेतृत्व उन्होंने किया। उसके बाद उससे पहले वो जिला पंचायत सदस्य रहीं, उसके बाद वो मेरठ से मेयर रहीं। तो क्या क्या आने वाले समय में उनका राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या आप सोचते हैं? सबसे पहले तो वैसे तो हमारा जो घर में जो रहा है उसमें पद आया था, तो हमारी मिसिज जो सुनीता वर्मा है वो जिला पंचायत मेंबर बनी थी जी। और हमने अध्यक्ष का भी नॉमिनेशन करा दिया था, लेकिन बहन जी ने नाम वापस लिवाया, तो फिर हम चुनाव अध्यक्ष वाला नहीं लड़े। उसके बाद हम एमएलए बन गए। उसके बाद जो है उनको मेयर का टिकट मिला, मेयर बन गए हम मेरठ से, और करीब 50,000 वोटों से हम जीते थे। 2.5 लाख से ऊपर वोट हमें मिला था। और अब जो है जो हमारी मिसिज सुनीता वर्मा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया था लोकसभा में। 5,36,000 वोट मिली थी और 12-13 दिनों में हमने चुनाव लड़ा था। और पूरे 6, अगर हमें 5-7 दिन और मिल जाते
तो मुखालिफ करने वाले मुखालिफ करते रहते, हम 50,000 वोटों से कम जीतते। थोड़ी सी कमी रह गई, 9-9,500 वोटों की कमी रह गई थी, वरना सांसद होती वे और एक तरफ अयोध्या वाले बैठते, एक तरफ जो नकली राम थे उनको हरा के जाते, तो दोनों तरफ अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक बाजू पे वो बैठते, एक बाजू पे वो बैठते, पूरा देश देखता, पूरी दुनिया देखती। थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन उनका जो मेरे राजनीतिक कैरियर में जो हमारी पत्नी सुनीता वर्मा का जो आपने भी बताया कि उनका बहुत बड़ा रोल है, वास्तविक बहुत बड़ा रोल है। वो गृहिणी भी हैं, वो मेयर होते हुए घर का पूरा काम भी देखती थी, वे परिवार को भी, सबको एक साथ लेकर चलने वाली महिला है। वो आज भी चिंतन करती हैं पूरे मेरठ में, जो इस समय नगर निगम का बुरा हाल है उसको लेके भी चिंतन करती हैं, वे चिंता करती हैं। जल भराव हमने काम किया है नगर निगम में, उन्होंने पूरी मेहनत से पूरे 5 साल काम किया है, लेकिन कोरोना आ गया था बीच में, उसके बावजूद मेहनत की है। कोरोना में भी वो घर नहीं बैठी, और आज नगर निगम का जो बुरा हाल है उसको लेके चिंता है उनको कि हमने क्या सोचा था, क्या हमने मेरठ को बनाने की कोशिश की थी, और आज विकास के नाम पे मेरठ में भी जीरो। अब बरसात आई है, पूरा मेरठ डूब गया। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपकी पत्नी सुनीता वर्मा जी मेयर रही नगर निगम की, ऐसी बड़ी 3 उपलब्धियां जो कई वर्षों तक याद रखी जाएंगी, आप क्या बड़े काम जो आपके कार्यकाल में हुए? एक तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिस समय हमने नगर निगम का कार्यभार उन्होंने मेयर साहब ने लिया था, तो उस समय पूरा मेरठ जो है कूड़े के ढेर पे था, और वहाँ हम लोगों ने एक कूड़ा निस्तारण प्लांट लगवाया। दूसरा, हमने नगर निगम के लिए, जहाँ मेरठ के अंदर घंटाघर के पास पूरा जाम रहता था, वहाँ का ऑफिस नगर निगम का हमने नई सड़क पे उसको पास किया जी। और तीसरा, सबसे पहले जब पहली बोर्ड की मीटिंग हुई थी मेयर बनने के तुरंत बाद, उसमें मेयर साहब ने जो वाल्मीकि समाज की जो वहाँ वाल्मीकि समाज ने वहाँ सुरक्षा, वाल्मीकि समाज जो सुरक्षा, वो स्वच्छता मित्र थे जी, उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी। उनके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग पे लोग थे, जो कार्यरत थे, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो कोई भी था, जो आउटसोर्सिंग पे नौकरी थी जिनकी, उनकी तुरंत बैठते ही 3,000 रुपये मेयर साहब ने बढ़ाए थे। ये बहुत बड़ा काम हुआ था। जो 7200 रुपये पे वो काम करते थे, तो तुरंत उनकी 10,000 से ऊपर तनख्वाह हो गई थी। उसके बाद फिर दोबारा हमने बढ़वाई थी। फिर हमने वहाँ कमी थी सफाई कर्मचारियों की, तो उसमें करीब 400 कर्मचारियों की भर्ती करवाई थी। तो और जो कोरोना के टाइम पे, ये तो 3 हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कोरोना के टाइम पे वो नगर निगम के अंडर में ये प्लांट सारे आ रहे थे, जो ऑक्सीजन प्लांट थे, उसमें हमने जो गरीब, जो बहुत ही बेसहारा, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो वहाँ मेयर साहब ने अपनी गाड़ी भेज कर ऑक्सीजन के सिलेंडर उन तक पहुँचाए थे। और पूरे शहर के अंदर ये सबसे बड़ा काम ये हुआ था कि दिन में भी सफाई होती थी और रात में भी एक शिफ्ट रात को चलती थी, जो रात को सफाई कराते थे। ये एक चार्जर स्टेशन लगवाया हमने नगर निगम की तरफ से जी। जो रोडवेज जो बस के लिए चार्ज करने के लिए वो चार्जर स्टेशन लोहिया नगर की तरफ लगवाया। बिल्कुल सर, अभी हम बात कर लेते हैं जो अभी प्रकरण चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, राम मंदिर पे जो चंदा चोरी प्रकरण, उसमें 8 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो हालांकि आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस पर रुख साफ कर दिया है, लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? जो भगवान को नहीं छोड़ रहे,
वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने मंदिरों में चोरी कर ली, जिन्होंने जो मंदिरों में चढ़ावा जो आया, उसे सब लोग चढ़ावा, उसे गरीब आदमी भी चढ़ा रहा है, सब लोग। वहाँ अगर इसकी जांच की जाए तो हजारों करोड़ रुपए की लूटपाट मचाई है इन्होंने। कुछ तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं इस सरकार की। अगर जो अब हम लोगों को, विपक्षियों को, एजेंडे की जो एजेंडा है ना, जो इन्होंने जो काम किए हैं वही हमारे एजेंडे हैं। इन्होंने मंदिरों में चोरी की है, इन्होंने पूरे देश के अंदर 1 लाख स्कूल जहाँ गरीब लोग पढ़ते थे, गरीब बच्चे पढ़ते थे, 1 लाख स्कूल बंद करा दिए। साहू जी महाराज ने 250 और 500 जहाँ बच्चे होते थे वहाँ स्कूल की स्थापना की थी, और उन्होंने 1 लाख स्कूल बंद करा दिए। अडानी अंबानी बस सरकार वो चला रहे हैं। और ये चंदा जो चोरी हुआ है इसमें भाजपा चुप है, मौन है, अंधभक्त मौन है। और जो मीडिया, जो हाई लेवल की मीडिया, वो चुप है। सब मिले हुए हैं। किस पे कितना गया है, ये सरकार बदले तो ये सब जेल जाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। और जितने बड़े ये सनातनी बन रहे हैं, अपने आप को ये मानते कहते हैं कि हम बहुत बड़े सनातनी हैं, ये काहे के सनातनी हैं? ये मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं, लोग गरीब आदमी उसमें पैसा चढ़ा रहे हैं और ये उसको लूट रहे हैं, तो ये काहे के सनातनी हुए? और इनके बारे में, इनके लिए जांच बैठने, मतलब जांच तो बैठी है, अब पता नहीं कैसी जांच होगी वो, क्योंकि सब ये मिले हुए हैं, जांच अधिकारी भी इनके हैं। मतलब इनकी हर बात पे कोई, मतलब इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। सर, एक सवाल जो मैं देख रहा हूँ, आपने पत्र भी इसमें शायद लिखा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कई जगह मैं देख चुका हूँ कि पिछले 7-8 महीने में बाबा साहब की मूर्ति जो है वो खंडित हो रही हैं, और उसमें कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। आप भी, मैं देख रहा था आपकी सोशल मीडिया, मेरठ में आप गए 2-3 जगह। तो क्या है ये, क्या कैसे ये मूर्तियाँ खंडित हो रही हैं? कौन तोड़ रहा है इन लोगों को? क्या वो पकड़े गए? अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई? ये तो मैं आपको बता दूं, पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर मूर्ति कहीं खंडित हो गई तो भाग दौड़ करके जाके मूर्ति दूसरी लगा दी, या कोई नेता वहाँ पे इसकी बात करने के लिए गया तो उसके लिए रास्ते रोक दिए। तो ये बाबा साहब की मूर्ति ये भाजपा की सरकार में ही तोड़ी जाती है, और ये नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, दलितों को अपनाने का ड्रामा करते हैं। लेकिन क्या नाम है, ये बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। ये बाबा साहब से नफ़रत करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इतनी नफ़रत करते हैं कि इनके मनों में, दिलों में जहर घुला हुआ है। ये कहाँ नफरत करते हैं? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब की जहाँ मूर्ति लगी हुई है वहाँ हमने विकास के लिए पैसे दिए हैं, उनको जीर्णोद्धार करा रहे हैं। अमित शाह जी क्या कह रहे थे बाबा साहब के बारे में, क्या बोल रहे थे, किस तरीके की मजाक उड़ा रहे थे? अंबेडकर 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 ये बात कह के उन्होंने जो इस तरीके की बात की थी, लोगों के दिलों के जो ठेस पहुंचाई थी। बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं, और हम अगर किसी को मानते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। अगर हम विधायक बने थे तो बाबा साहब की वजह से बने। अगर हमारी पत्नी मेयर बनी, मेरठ की प्रथम नागरिक बनी, तो वो बाबा साहब की देन रहा है। अगर बाबा साहब हमारे लिए अधिकार ना दे के जाते तो शायद आज हम आपके सामने पॉडकास्ट में भी नहीं बैठते यहाँ पे। ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि हमारी पत्नी जनरल सीट पे एमपी का चुनाव लड़ी हैं। जी बिल्कुल। तो बाबा साहब की मूर्ति को जो अराजक तत्व हैं, जो घृणा करते हैं और जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और नज़ीर बने, और कार्रवाई ऐसी हो कि कोई सोचे भी ना मूर्ति तोड़ने की। तो क्या 2027 में यदि आपकी सरकार आती है और आप विधायक बनते हैं
तो क्या आपकी प्रमुख मांग ये रहेगी कि जिन लोगों ने ये मूर्ति तोड़ी हैं वो गिरफ्तार हों? देखिए, मेरा कार्रवाई तो उन पर अभी करनी चाहिए, इनको दिखाना चाहिए पहली बात तो, जिन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी एक योजना बनाई जाएगी, जहाँ मूर्ति हो वहाँ कैमरे लगवाए जाएंगे सब जगह, वहाँ लाइट, रात को लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ पे कोई ना कोई व्यवस्था इस तरह की कराएंगे, अपना उसमें एजेंडे में रखेंगे कि जितने महापुरुष हैं सभी की मूर्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि मैं हस्तिनापुर की जनता के दिलों में हूँ। 2007 में आप चुनाव जीते। क्या वजह रही कि पिछला चुनाव आप जो है हार गए हस्तिनापुर से? क्या वजह रही? 1 लाख से ऊपर वोट मिला हमें जी। और जब विधायक बने थे, जब 34,000 पे बन गए थे जी। 34,000 पे विधायक बन गए थे, 1 लाख से ऊपर वोट मिली, उसमें चुनाव हार गए। अब 9,000 वोटों से चुनाव हार गए एमपी का, लोकसभा का। ये वजह, अभी मैं एक बात बताऊं, हमें ये मालूम चला, एक कहीं पे बैठे थे हम एक प्रोग्राम में, तो वहाँ कुछ भाजपा के लोग भी बैठे थे, समाजवादी के लोग भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, यानी हम लोग भी थे, सब थे। तो वहाँ जिक्र चल गया, तो जो हमारे यहाँ से सांसद हैं उन्होंने वहाँ अपने आकाओं से कहा कि भाई मैं जो है मेरा नाम पूरी दुनिया जानती है और मुझे मंत्री बनाओ। तो उनके आकाओं ने पता क्या कहा उनसे, अरे हमें मालूम है तुम कैसे जीते हो, कैसे कैसे तुम्हें जिताया है, तुम मंत्री की बात करो, ऐसे टाइम पास कर लो। तो अब आप सोचो इस बात को कि हम 1 लाख वोटों से 1 लाख वोट हमें मिली और हम चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या माना जाए ईवीएम में गड़बड़ है? देखिए, चुनाव अगर बैलेट पेपर से हों जी। तो ये सुबह ही हार जाएंगे, और ईवीएम जरूरी नहीं है, हर देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा। जहाँ ये बनी है वहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। तो इसलिए इनको बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, तो यहाँ भाजपा का सूपड़ा वैसे ही साफ हो जाएगा। अंत में मेरा एक सवाल कि आप अपने जो आपके समर्थक हैं, हस्तिनापुर की जनता है, मेरठ की जनता है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आपके दलित समर्थक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहता हूँ कि इस भाजपा को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये बर्बाद कर देंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी वोटों को बखेरने का काम मत करो, वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मुश्किलों में वोट का अधिकार हमें दिया था, इसलिए अपनी इस वोट का सही प्रयोग करो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस वोट का प्रयोग करो, और अपने वोट की सुरक्षा ऐसे करो जैसे अपने घर में बहू बेटी की सुरक्षा की जाती है, इसी तरीके से अपनी इस वोट की सुरक्षा कराएं। अपनी वोट को बिखरने ना दें और भाजपा को हटाने के लिए वोट का प्रयोग करें। मैं अपने पूरे प्रदेश की अपने दलित समाज के लोगों से, अपने उन दबे कुचले लोगों से जिन पे भाजपा अत्याचार और जुल्म करती है, हर उस व्यक्ति पे, चाहे वो किसी भी समाज का है, कि जिस पे अत्याचार हुआ है, जिसका शोषण इस सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार में, वो इस बात को बिल्कुल ना भूले और जिससे में वोट डालने जाए अपने उस दर्द को, अपने उस दुख को याद करके वोट डाले कि जो इन भाजपा वालों ने तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाई, अत्याचार किया, जुल्म किया। ये मेरा कहना है। सर, आप ने अपना कीमती समय दिया योगेश जी, और फेडरल भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, सभी लोगों का धन्यवाद आपका।